हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर HSC CET मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है। तो उसी सीरीज़ के अंदर हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा या हरियाणा इकोनॉमी नाम से भी है ये यूनिट। ठीक है, तो इसी यूनिट का हम पार्ट 2 आज लेके आए हैं। इसका पार्ट 1 आ चुका है जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टार्टिंग में है इस यूनिट के उनको कवर किया था। तो आज इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके बाद कुछ और रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे, उनको पार्ट 3 में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो पहले वाले पार्ट्स नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसका पार्ट 1 भी मिल जाएगा और पहले जो क्लासेस हुई हैं, ये जो एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड पहले भी काफ़ी सारी यूनिट्स को हमने कवर किया है, तो वो यूनिट्स की वीडियोज़ भी आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारी वीडियोज़ हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये आपका सिलेबस है बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा का। ये आपका जो अकाउंटेंट वाला पेपर है उसमें भी है और जो आपके दूसरे पेपर हैं CET मेंस के जो सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे हैं और जो 12th बेस पे है उनके अंदर भी सेम यही यूनिट जो है और यही टॉपिक्स गिवन है। तो अगर आप उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी यूज़फुल है ये यूनिट। ठीक है, और ये क्लास। तो आज हम किन टॉपिक्स की बात करेंगे? आज हम ये जो सेकंड पार्ट है इसको कवर करेंगे जिसके अंदर हम मेन जो हरियाणा एग्रीकल्चर है उसको समझेंगे। क्या है हरियाणा एग्रीकल्चर, उसकी क्या नेचर है, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर का, क्या रोल है एग्रीकल्चर का हरियाणा इकोनॉमी के अंदर, और क्या मेजर्स जो हैं लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या मेन जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है इसको भी समझेंगे और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है इसके बारे में ये सारी चीज़ें कि कितने टाइप्स का एग्रीकल्चर फाइनेंस होता है, क्रेडिट नीड्स क्या होती हैं फार्मर्स की, सोर्सेज क्या हैं इस क्रेडिट के, कहाँ से जो फार्मर्स हैं वो पैसे ले सकते हैं अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के सोर्सेज को समझेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और आपको बता दो PDF ये जो अभी आपकी क्लास हो रही है इसके जो नोट्स हैं वो आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी जो भी हम क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे सबके दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में PDF मिल जाएंगे। लेकिन PDF जब भी मिलेगा तब ये जो पूरी यूनिट है ये कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे पार्ट्स में PDF फिर उनको वो हिंदी में दोनों में ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पार्ट आ गया नहीं, इसलिए हमने ये सोचा है कि जो पूरी यूनिट है वो कवर हो जाए उसके बाद आपको PDF देंगे। ठीक है, तो आप आज आपकी ये यूनिट हो जाएगी और मतलब ये पार्ट हो जाएगा और कल आपका ये वाला जो टॉपिक्स हैं रिमेनिंग इनको हम कवर करवा देंगे। उसके बाद आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाली PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा एग्रीकल्चर की, तो जो एग्रीकल्चर है हमने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का एक मेन रोल रहा है हमेशा से, क्योंकि हरियाणा जो मेनली जो है रूरल डोमिनेंस है, यानी कि रूरल पीपल ज़्यादा है। वैसे तो पूरे इंडिया में ही रूरल पीपल ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा में जो हरियाणा का जो एक तरह से जोग्राफिक लोकेशन की बात करें हम तो उसकी ऐसी जोग्राफिक लोकेशन है जहाँ पर अच्छी एक तरह से ज़मीन है खेती के लिए। अगर हम खेती के परस्पेक्टिव से, एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से देखें तो काफ़ी फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ जो भूमि है हरियाणा की, ठीक है, लैंड है। तो इस वजह से भी जो हरियाणा है उसके अंदर एग्रीकल्चर का एक मेन डोमिनेंस रहा है। ज़्यादातर जो लोग हैं हरियाणा के उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही रहा है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर का एक मेन रोल है हरियाणा की इकोनॉमी में। लेकिन ये जो रोल है अगर हम टोटल इंडस्ट्री के इस परस्पेक्टिव से देखें, हरियाणा की टोटल GDP देखें तो उसके अंदर जब हरियाणा बना था उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो अब कम हो रहा है। अब जो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर, इनकी हमने बात भी की थी पार्ट 1 में, इनका शेयर जो है बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है हरियाणा के लोगों का। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें जोग्राफिकल एरिया की तो 80% जो एरिया है उसके हरियाणा का जो जोग्राफिकल एरिया है वो अंडर कल्टीवेशन है। अंडर कल्टीवेशन यानी कि वहाँ पर खेती की जाती है और 88% जो एरिया है वो इरीगेटेड है, यानी कि जहाँ पर खेती हम कर सकते हैं। ये तो
की जा रही है, और यहाँ पर इरीगेटेड यानी कि जहाँ पर इरीगेशन का एक तरह से मतलब होता है हिंदी में अगर एग्जैक्ट बोले तो सिंचाई करना, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पर हम खेती कर सकते हैं 88% एरिया में, लेकिन अब अंडर कल्टीवेशन कितना एरिया है, 80%। बात करें मेजर कंट्रीब्यूटर की, क्या मेन फसलें जो हैं हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर मतलब क्या जो मेन फसलें हैं वो उगाई जाती है, तो जो वीट और राइस जो है ये मेन फूड ग्रेन्स हैं, यानी कि अनाज है जो हरियाणा के अंदर उगाए जाते हैं, जिनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इनके अंदर वीट के अंदर जो हरियाणा है वो पूरी इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हरियाणा जो कंट्रीब्यूट करता है वीट के अंदर इंडिया में, और जो राइस है इसमें थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, तीसरे नंबर पर है। अब ये जो बासमती राइस होते हैं, जो धान, इनकी अलग अलग वैरायटीज होती है, उसमें जो बासमती राइस है उसमें हरियाणा इंडिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का मतलब है सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में भेजा जाता है बासमती राइस हरियाणा का, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश में सामान बेचना, और इम्पोर्ट का मतलब दूसरे देश से खरीदना। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हरियाणा बासमती राइस का। अब देखो ये तो हमने मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं हरियाणा एग्रीकल्चर के वो देखे। अब हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। अब सबको आपको पता है कॉमनली एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती करना क्या होता है। कोई जो हम क्रॉप है, फसलें हैं, उनको उगाते हैं खेत में। तो एक एग्जैक्ट वर्ड वाइज देखें तो जो क्रॉप्स हैं एक तरह से हम मिट्टी के अंदर कल्टीवेट करते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जो खेत है हमारा, वहाँ पर मिट्टी होती है, उसके अंदर हम फसलों को ग्रो करते हैं। और वो फसलें दो तरह की हो सकती है। एक तो जैसे कि हम अनाज होता है, ठीक है, जो हम फूड ग्रेन जिसको बोलते हैं खाने के लिए, और एक हम एनिमल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट जो हम एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब जो पशुओं के लिए जो चारा जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो। तो दो तरह के ये जो प्लांट्स हैं इनको प्रिपेयर करना खेत के अंदर, एक लैंड के एक पार्ट के अंदर, वही होती है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये जो एग्रीकल्चर है इसका मेन रोल है वर्ल्ड के फूड और फैब्रिक में, यानी कि एग्रीकल्चर से ही हमें जो हमारा फूड है, जो खाना है वो मिलता है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, सबको पता होती है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट मुद्दे पर, मतलब हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। अब बात करें कि एग्रीकल्चर की एक इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में। अब वो क्या क्या रोल है, सबसे पहले है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि हमें जो अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जो मेन सोर्स जो फूड जो है वो फूड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। तो इसलिए एक मेन सोर्स जो है लाइवलीहुड का वो है एग्रीकल्चर, ये इसकी एक मेन इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रिवेन्यू। जो नेशनल रिवेन्यू यानी कि हमारे पूरे देश की जो इनकम है, रिवेन्यू मीन्स इनकम, तो उस इनकम में एक मेन कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। कैसे हम बात करते हैं, अब ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको सिर्फ हम अपने आप ही खुद ही कंज्यूम नहीं करते, इसको हम सेल भी करते हैं, ठीक है, इसको बेचते भी है। तो उससे जो पैसा आता है उससे कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल रिवेन्यू में। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ फूड। तो सप्लाई ऑफ फूड तो होता ही है, ठीक है, फूड इसमें ये तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड में भी हमने बात कर ली। खाना जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो हरियाणा है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। तो ये एग्रीकल्चर जो है उसकी एक सिग्निफिकेंस, एक इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ट्रेड में भी। इंटरनेशनल ट्रेड जो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें भी। अब देखो जिस भी पर्टिकुलर रीजन में कोई भी प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर का जो मेन प्रोडक्ट होगा उसकी वजह से उसका इंटरनेशनल ट्रेड में भी उसकी इंपॉर्टेंस होगी, उसका फर्क पड़ेगा। जैसे हरियाणा में बासमती राइस जो है वो ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उसका हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा वो एक तरह से इंक्रीज होता है, उसके में एक मेन इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट है मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका मार्केट की जो सप्लाई है चीज़ों की उसमें भी एक मेन रोल है। अब देखो सब कुछ, कोई भी इंडस्ट्री देख लो आप, उसमें जो रॉ मटेरियल होता है जो एक तरह से जिससे हम आगे फर्दर कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल ज़्यादातर केसेस में जो है मतलब 80 to 90% केसेस में आप देखोगे कि वो एग्रीकल्चर से ही आता है। तो जो मार्केट में जो सप्लाई होती है उसमें एक मेन रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का।
ये कुछ इंपॉर्टेंस थी एग्रीकल्चर की। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। अब हम हरियाणा से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे, क्योंकि हमारे हरियाणा इकोनॉमी है, तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पूरे इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हरियाणा का पर्सपेक्टिव देखेंगे, ठीक है। अब हरियाणा में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें देखना है कि हमारे हरियाणा के अंदर मेन जो क्रॉप है, मुख्य जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है। तो ये कुछ मेन जो है क्रॉप है हमारे हरियाणा के अंदर। अब देखो ये हमने कैसे मान लिया कि ये मेन क्रॉप है, इसके लिए हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं से इंफॉर्मेशन, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि मेन क्रॉप क्या है हमारे हरियाणा में। तो अब ये जो डेटा है, ये जो पूरी क्लासेस हैं हरियाणा वाली, इनके अंदर जो डेटा लिया गया है उसको मैंने जो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे अभी आया था, जो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है 2022 और 23 वाला जो सर्वे है, उससे ली है पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग है, तो आप जाके सर्वे जो है वो हरियाणा का सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, वो जाके देख सकते हो। और अगर आप हरियाणा की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से चीज़ें जो है वो एक तरह से मैच कर सकते हो कि आपको ऑथेंटिक अगर ये चीज़ें ना लगे तो, ठीक है। वैसे मैंने सारा जो डेटा है वो यहीं से लिया है, इकोनॉमिक सर्वे से। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्रॉप्स की, कि मेन मुख्य फसलें क्या है हरियाणा की। तो ये कुछ मेन जो है फसलें हैं हरियाणा की, कौन कौन सी? व्हीट, पैडी जिसको धान बोलते हैं हम, शुगर केन गन्ना, कॉटन कपास, और ऑयल सीड्स, ऑयल सीड सरसों को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन क्रॉप्स हैं। अब आपको ये क्रॉप्स जो है ये तो याद रखनी ही है, क्योंकि कोई एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो है वो हरियाणा की प्रिंसिपल क्रॉप नहीं है या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है व्हीट, पैडी, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स, ये प्रिंसिपल क्रॉप है हरियाणा की। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेन क्रॉप है इनका जो एरिया है वो कितना है, मतलब कितने एरिया में इनका प्रोडक्शन किया जाता है, वो एरिया की बात करते हैं। तो अब देखो जो प्रिंसिपल क्रॉप, जो मेन क्रॉप है, इनका एरिया, जिस एरिया के अंदर इनको उगाया जाता है, वो स्टेट में जब हरियाणा बना था 1960-67 के अंदर, उस टाइम पे 45.99 लाख हेक्टेयर, यानी कि 45 लाख हेक्टेयर जो एक एरिया है उसके अंदर इन क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता था, इनको उगाया जाता था। लेकिन अब हम बात करें करंट आज के टाइम पर, तो जो 21 और 22 के उसके डेटा के हिसाब से देखें, तो आज ये जो प्रिंसिपल क्रॉप है इनका एरिया कितना हो गया है, इंक्रीज होके 66.20 लाख हेक्टेयर, 66 लाख हेक्टेयर जो है अब ये जो प्रिंसिपल क्रॉप है इनका एरिया है। अब ये प्रिंसिपल क्रॉप है, ये मतलब ये मेन जो फसलें हैं उगाई जाती हैं, इनमें से भी कुछ और मेन है, मतलब ये जो व्हीट और पैडी है, जो गेहूं और धान है, ये इनमें से भी मेन है, मतलब सबसे ज़्यादा इनमें भी व्हीट और पैडी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब व्हीट और पैडी का और देख लेते हैं कि इनका कितना एरिया है, जिसके अंदर स्टेट का मतलब कितना एरिया है जहाँ पर इनको उगाया जाता है, तो वो है 57.9%, यानी कि ये जो टोटल 100% है 6.2 लाख हेक्टेयर, इसमें से 57.9 हेक्टेयर पर सिर्फ ये दो फसलें ही उगाई जाती हैं, ठीक है। ये आपको जो मेन मैंने मतलब काफ़ी डिटेल्स में डेटा नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहीं लिए है, तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्या पता ऐसा सवाल बन जाए एग्जाम में। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस टोटल 66.2 लाख है, सबसे ज़्यादा व्हीट और पैडी का है 57%, और 1966 में कितना था 45.99 लाख हेक्टेयर। आप देखो यहाँ पर ग्राफ से भी चीज़ें को समझाया गया है कि जो टोटल फूड ग्रेन है, टोटल फूड ग्रेन ये है, ये लाइन टोटल फूड ग्रेन, और जो व्हीट है ये व्हीट का ये है, यानी कि व्हीट का इतना एरिया है, ये 2300, ये 2500, ये टाइम के हिसाब से दिया गया है। 1966 में इतना था, 2021-2 में इतना हो गया, ठीक है। ये 743 था 1966 में, और अब ये इंक्रीज होके जो गेहूं है उसका एरिया 2305 हो गया है, ठीक है, 2305 लाख हेक्टेयर। और ये इसका है, कॉटन का है, और ये वाली जो लाइन है ये है पैडी की, धान की, ठीक है, एरिया अंडर प्रिंसिपल क्रॉप्स। अब हमने बात की एरिया की, कि कितने एरिया के अंदर जो मेन फसलें हैं वो उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कि कितना प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं का कितना प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब
एरिया में तो हमने इतना एरिया जो है वो ले लिया, ठीक है। अब इसमें एरिया में प्रोडक्शन कितना हुआ, कितने किलो, कितने लाख टन, मतलब अब किलो में तो हम छोटी अमाउंट होगी, तो अब पूरे स्टेट की कर रहे हैं तो वो कितने लाख टन में आ जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो वो कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, मतलब कितनी मात्रा में प्रोडक्शन है, वो प्रिंसिपल क्रॉप्स का होता है। तो जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हरियाणा स्टेट का, वो जो 21-22 के जो साल था उसके अंदर कितना प्रोडक्शन किया गया था, 172.26 लाख टन, इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ था फूड ग्रेन का। फूड ग्रेन यानी कि जो अनाज, इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ था इस साल के अंदर, ठीक है। अब करंट जो ईयर है हम इसी को मानेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इसी का डेटा दिया हुआ है। अब जो करंट ईयर चल रहा है उसका तो फिर आगे नेक्स्ट ईयर में देखेंगे ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जब स्टार्टिंग में हरियाणा बना था तब कितना था, 25.92 लाख टन, इतना था जब 1966 में। तो अब आज जो है वो हमारा प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ चुका है जब स्टार्टिंग में था उससे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 6 टाइम्स जो है वो हो चुका है अब वाला जो करंट वाला जो प्रोडक्शन है वो, इन कंपैरिजन टू व्हेन द हरियाणा इज फॉर्म्ड, जब हरियाणा बना था उसके कंपैरिजन में। अब हम इनमें से भी बात करते हैं कि मेन जो फसलें हैं उनका कितना है। जैसे अब बात करें वीट और पैडी, तो अब एरिया इनका ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी इनका ज़्यादा होगा वीट और पैडी का। तो सबसे पहले राइस की बात करते हैं, तो राइस का प्रोडक्शन जो है वो 21-22 में कितना था, 55 लाख टन, 55 लाख टन जो है वो राइस का प्रोडक्शन था। वीट का प्रोडक्शन था 104.47 लाख टन, ठीक है। और ये तो हो गए फूड ग्रेन। इसके बाद ऑयल सीड्स और शुगर केन, ऑयल सीड्स जो है उसका प्रोडक्शन था 17 लाख टन, और जो शुगर केन है उसका प्रोडक्शन था 88 लाख टन। अब आप इसमें से ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये तो 172 ही है और ये इनको हम टोटल करेंगे सबको तो ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये फूड ग्रेन है, सिर्फ अनाज का है। तो अनाज में तो ये आए ना राइस और वीट ही, ठीक है। फिर ऑयल सीड्स का और शुगर केन का हो गया। इसके बाद कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो था 13.16 लाख, ठीक है, 13.16 लाख बेल्स। अब इसको हम कॉटन को हम बेल्स में मेजर करते हैं ना कि टन में, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन था 13.16 लाख टन। तो ये आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, राइस का 55 लाख, वीट का 104, ऑयल सीड्स का 17 और शुगर केन का 88 और कॉटन का 13, ठीक है। तो ये मेन जो प्रिंसिपल क्रॉप है, जो मुख्य फसलें हैं, उनका प्रोडक्शन था जो 21-22 का जो साल है उसके अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था 172.26 लाख टन, जो कि 6 गुना ज़्यादा है जब 1966 वाला, यानी कि जब हरियाणा बना था उस टाइम पे जितना प्रोडक्शन हुआ था उससे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, मोर देन 60% एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस इज टेकिंग फ्रॉम हरियाणा अलोन। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हरियाणा जो है वो एक लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। तो अब यहाँ पर डेटा भी दिया हुआ है कि 60%, यानी कि हमारा जो पूरा इंडिया जो है जितना बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है, जितना बासमती राइस दूसरे देशों को बेचता है, उसमें से 60% तो अकेले हरियाणा से ही जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब देखो ये यहाँ पर टेबल में भी दिया हुआ है सारी चीज़ों का कि वीट का प्रोडक्शन इस साल में कितना था, इस साल में कितना था, इस साल में कितना था, ये यहाँ तक 21-22 तक दिया हुआ है। इसके अलावा राइस का भी पूरा टेबल में गिवन है, टोटल फूड ग्रेन कितना है, फिर शुगर केन का प्रोडक्शन कितना था, कॉटन का कितना है और ऑयल सीड्स का कितना है। तो आप ये सारी चीज़ें तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो 21 वाला जो डेटा है ये याद रख लेना, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन अगर आपसे हो सके, और ये स्टार्टिंग वाली रख लेना, एक थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से कि स्टार्टिंग में इतना था अब करंट में इतना है। यहाँ पर ये सेम चीज़ को ग्राफ से दिखाया गया है ताकि आसानी से हम चीज़ों को एक तरह से समझ सके कि देखो टोटल हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो 21 वाला जो ईयर था इसमें ज़्यादा था, अब वाला जो ईयर है मतलब जो लास्ट ईयर है उसमें इसको ये डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। सबका देखो आप डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से क्या स्टेप लेती है कि एग्रीकल्चर जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो, ठीक है। तो इसके लिए 2 तरह के मेजर्स होते हैं, एक टेक्निकल मेजर्स और एक जो है वो है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्निकल मेजर्स जो है वो क्या लिए गए हैं। सबसे पहले है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा फसलें उगाना।
अब देखो एक जो फार्मर है वो सेम ही जो फसल है वो उगाए जाएगा, उसी का प्रोडक्शन करेगा, तो उसमें एक मतलब प्रॉफिट के चांसेस जो है वो कम होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं सेम क्रॉप जो है वो बार बार में उसी का प्रोडक्शन करने की। ये क्या होती है, इसकी हम आगे बात भी करेंगे कि क्या नुकसान होते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है इसको प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब फार्मर्स को ये एक तरह से सजेशंस देके कि वो है ना मल्टीपल क्रॉप करें, जो बीच में 2-3 महीने का जो टाइम बचता है, मतलब एक फसल जो है वो पूरा टाइम पीरियड आया। अब देखो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन फसलें जो है वो बनने में मतलब उसको फसल को उगाने से वो पूरा उसको काटने कुटने तक का जो टाइम है वो उसमें 4-5 महीने ही लगते हैं, और 4-5 महीने फिर दूसरे टाइम वाली फसल में, तो बीच में जो 2-3 महीने का टाइम बचता है, 2-3 महीने या 1-2 महीने का टाइम, उस टाइम पीरियड में भी कोई और फसल जो है उसका प्रोडक्शन किया जाए, तो इससे मल्टीपल क्रॉपिंग। और ऐसा ना हो कि पिछले साल जो फसल उगाई उसी को हर साल रिपीट कर रहे हैं, ऐसे करें कि 1-2 साल कुछ और फसल उगाई मतलब उस सीजन में, और अगले साल उस सीजन में कुछ और फसल उगाई। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग से जो है वो एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप होता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनको एक्सपेंड करके, उनको बढ़ा के, ताकि मतलब जिन जगह पे पानी जो है वो जो एक तरह से फसल के लिए जो अच्छा पानी होता है, अब 2 तरह के पानी होते हैं, एक मीठा पानी होता है, एक खारा पानी। आपने देखा भी होगा कि कई जो खेत है वहाँ पर मीठा पानी जो है वो नहीं पहुँच पाता, लेकिन फसलों के लिए वही पानी जो है वो बेनिफिशियल होता है। तो वो इरिगेशन की फैसिलिटी सब तक पहुंचा के, जहां तक नहीं पहुंच सकती वहां पर भाई उनको एक्सपेंड करके एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मैन्योर्स। अब ये मैन्योर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि एक जो खाद बनती है, जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, पशुओं का जो वेस्ट होता है, उससे खाद बनती है। तो उस खाद का यूज करके, जिसको हम देसी खाद भी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो उस मैन्योर्स का उनका यूज़ करके हम जो मतलब उनका फसलों में यूज़ करके, ताकि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जो फसलें हैं वो ग्रो होती है, और जो केमिकल मतलब जो केमिकल वाली जो खाद आती है उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती है वो। तो इसीलिए उन मैन्योर्स का वो जो वेस्ट मटेरियल है एनिमल से, उसका यूज़ करके प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करवाना। तो ये एक मतलब एक अच्छा स्टेप मेजर है जो लिया जाता है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब देखो जो फसलें हम जो उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उनमें जो बीज है, जो सीड्स होते हैं, उनका मेन रोल होता है। तो अब क्या है, जैसे जैसे चीज़ें मतलब रिसर्च वगैरह इम्प्रूव हो रहा है, वैसे वैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाले जो बीज हैं उनका यूज करके जो एक फार्मर है वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो है हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको प्रमोट कर रही है, उनको प्रमोट गवर्नमेंट को करना चाहिए, और गवर्नमेंट करती भी है। तो ये एक मेजर है एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि जो खेती करने के जो साइंटिफिक तरीके हैं उनका यूज करके। अब आपने देखा भी होगा कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर फार्मर्स को एक मतलब एक ट्रेनिंग की तरह सिखाया भी जाती है चीज़ें। वहाँ पर नए नए इंस्ट्रूमेंट जो है आजकल आने लगे हैं खेती करने के, तो वहाँ पर जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका यूज किया जाए कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए। तो इससे भी जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो जमीन है उसको डेवलप किया जाए, उसको और फर्टाइल और उपजाऊ बनाने के लिए स्टेप्स जो है वो लिए जाए। तो ये एक मेजर हो सकता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का। तो ये थे टेक्निकल मेजर्स। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में क्या आता है, सबसे पहले है इंक्रीज इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन नेट एरिया बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो एरिया को इंक्रीज करने का क्या मतलब है, एरिया को इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि हम 1 एकड़ में फसल उगा रहे हैं तो उसको 2 एकड़ तक एक्सटेंड कर दो, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब वही है वो मल्टीपल क्रॉपिंग वाला। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि हमने जो 4-5 महीने एक फसल उगाई, फिर 4-5 महीने उसके बाद दूसरा सीजन है उसमें उगानी है, लेकिन वो बीच में जो टाइम बचा उसमें भी हम कोई जो कम 1-2 महीने में जो फसलें आ जाती हैं, जैसे ज्वार वगैरह आपने देखी होगी, तो उनको उनका प्रोडक्शन कर लें, ताकि इससे क्या होता है कि जो फार्मर है उसकी इनकम इंक्रीज होती है। ये जो बीच में जो टाइम मतलब खाली पड़ी थी जमीन, उस टाइम को भी उसने यूज कर लिया। तो इस तरह से अलग अलग मल्टीपल क्रॉपिंग करके, या आपने देखा होगा कि जो बाग वगैरह होते हैं, मतलब जहाँ पर जो खेती का जो एरिया, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, पेड़ों के अंदर बीच बीच में काफ़ी सारी जगह होती है, तो उस जगह में जो छोटी मोटी सब्जियां वगैरह हैं वो उगा ले। तो इससे क्या होगा, मल्टीपल क्रॉपिंग होगी। तो इससे जो नेट एरिया है, मतलब वो ऐसे
तो हम देखें तो एक टेक्निकल टर्म में देखें तो जगह वही सेम है, लेकिन जो एक उसके अंदर जो फसलें उगानी थी उनसे उनको ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। अब वैसे भी वो खाली पड़ा था एरिया और इसमें कुछ उगा लिया, उसको कुछ फसलें वगैरह हैं उनको उगा लिया, तो उससे क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्शन या इनकम है फार्मर की, पर्टिकुलर फार्मर की, वो इंक्रीज होगी। तो इस तरीके का यूज़ करके एग्रीकल्चर जो है उसमें डेवलपमेंट लाया जा सकता है। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। अब देखो, जब हमारा इंडिया जब एक तरह से इंडिपेंडेंस मिली थी तब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लैंड से रिलेटेड, तो वो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो सरकार ने इंट्रोड्यूस किए, जिसका भी काफ़ी बेनिफिट मिला है फार्मर्स को, ठीक है, और इससे भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में एक मेन रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं होती, वो अब फसलें उगा तो लेते हैं लेकिन उनको बेचने का तरीका नहीं पता होता कि कैसे वो जो फसल है उसको ज़्यादा एक प्राइस पे सेल किया जा सकता है। तो वो मार्केटिंग जो है वो सिखाई जाए फार्मर्स को, तो उससे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो अच्छे से मार्केटिंग करेंगे, उनकी ज़्यादा इनकम होगी, तो वो और बेटर तरीके से अपनी जो नेक्स्ट ईयर की जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये भी एक मेन मेजर है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटी, कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है उनको इम्प्रूव किया जाए। अब क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो किसान है उनको पैसा, मतलब अब देखो कोई भी बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जो एग्रीकल्चर है ये भी तो एक तरह का बिजनेस ही है, तो इसमें जो फार्मर्स हैं उनको अगर आसानी से इजीली क्रेडिट की फैसिलिटी यानी कि पैसा अवेलेबल हो जाए, लोन वगैरह आसानी से मिल जाए, तो उससे जो है एग्रीकल्चर डेवलप होता है, वो अच्छे से अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, और जो भी इंस्ट्रूमेंट उन्हें चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो उनको अवेलेबल हो सकते हैं अगर उनको अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी मिले तो अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना भी एक मेन मेजर है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स थे, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इम्प्लॉय किया जाता है जिनको। अब हम बात करते हैं मेजर स्कीम की, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेजर जो स्कीम है उनके बारे में। अब देखो स्कीम जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम मैंने नेशनल लेवल वाली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया, क्योंकि अब देखो हाँ क्या है, हमारे जो हरियाणा में जो गवर्नमेंट है और जो नेशनल जो गवर्नमेंट है वो सेम है। तो अब क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब अगर अलग अलग गवर्नमेंट हो, मतलब अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो वो स्कीम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करती, उसमें कुछ चेंज वगैरह कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो नेशनल गवर्नमेंट वाली स्कीम है उनको उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके या उन्हीं को कंटिन्यू किया जाता है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है उन्हीं को कंटिन्यू करती है। तो इसलिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो नेशनल वाली जो स्कीम है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हरियाणा वाली है, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं का प्रमोशन किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट वाली स्कीम्स को ही, ठीक है। इसलिए हमने जो पार्ट 1 किया था उसमें भी कुछ ऐसी स्कीम्स जो है, मतलब जब हमने स्कीम की थी तो वो स्कीम भी की थी जो नेशनल लेवल पे है, जो मतलब नेशनल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने उनको लॉन्च किया था और उनको ही प्रमोट करके जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने भी इम्प्लीमेंट कर रखा है, और ऐसे ही अब हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है स्कीम ऑफ पीएम किसान, बहुत फेमस स्कीम है, आपने सुना भी होगा। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है ये, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। स्कीम के अंदर 6,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को, 2,000 रुपये पर के इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। नाम है इसका पीएम किसान स्कीम, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। अब कुछ वो करवाने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई फसल वगैरह खराब होगी तो ऐसा नहीं है, बस वैसे ही किसान होना चाहिए और उसने यहाँ पर रजिस्टर करवाया होना चाहिए, तो उसको हर साल जो गवर्नमेंट है उसके बैंक अकाउंट के अंदर 2,000 मतलब टोटल 6,000 रुपये, लेकिन 2,000 की इंस्टॉलमेंट में 3 बार साल में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। ये है स्कीम ऑफ पीएम किसान। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, MFMB, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, ये हरियाणा की है स्पेसिफिक, ये तो सेंटर की है लेकिन ये जो स्कीम है ये हरियाणा के अंदर ही है, सिर्फ मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इस स्कीम के अंडर क्या है, इस स्कीम के अंडर जो फार्मर्स हैं उनको अपना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवाना होता है इसके अंदर। अब ये स्कीम किससे रिलेटेड है, ये स्कीम है कि अगर हम हमारी जो फसल वगैरह जो भी हम जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इसके अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं, तो हम जो MSP है उसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट, हमारी जो फसलें हैं उसको बेच सकते हैं, ठीक है। MSP के ऊपर बेचने के लिए हमारी फसलों को हमें यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा, ताकि हमें जो
जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस जो है वो मिलता है फसलों का, उस पर हम हमारे प्रोडक्ट को बेच सकें। ठीक है, तो ये मेरी फसल मेरा ब्यूरो, यहाँ पर फार्मर्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, और फिर यहाँ पर रजिस्टर करवाने के बाद हम हमारे क्रॉप्स जो है वो MSP प्राइस पर बेच सकते हैं। ठीक है, ये स्कीम है पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है ये भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। अब इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था जून 2022 में। क्या मेन पर्पज है इसका मेन पर्पज इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल फार्मिंग, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करना। एक तो देखो केमिकल वगैरह जो है उसका यूज करके जो प्रोडक्शन है खेती के अंदर वो बढ़ाया जाता है। एक नेचुरल जो तरीके हैं हमारे, ठीक है, प्राकृतिक जो तरीके हैं उनसे फार्मिंग, उससे जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप किया जाए। तो नेचुरल फार्मिंग स्कीम जो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से मतलब गवर्नमेंट जो है किसको एक तरह से हम बोल सकते हैं एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। किसको देती है? कि फार्मर जो है जो खेती कर रहे हैं वो एक सस्टेनेबल मैनर में करे। सस्टेनेबल मैनर यानी कि वो ऐसी तरीके से जो खेती है वो करे कि वो सस्टेन कर सके, लंबे टाइम तक चल सके। ये नहीं है कि अभी केमिकल वगैरह यूज करके पूरी जो लैंड है उसको खराब कर दिया, अभी तो हम अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं लेकिन वो 2-3 साल ही चलेगा, उसके बाद पूरी जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। तो ऐसी फार्मिंग नहीं करनी है, नेचुरल फार्मिंग करनी है। तो ये स्कीम नेचुरल फार्मिंग जो है उसको प्रमोट करती है। तो अब इस स्कीम के अंदर अभी जो 2022 और 23 वाला जो बजट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फंड्स भी प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट है डायरेक्ट सीडेड राइस। अब ये DSR स्कीम, इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट सीडेड राइस। अब देखो जो पैडी होता है, जो धान होते हैं, उनको एक तरह से किस तरीके से उनको उगाया जाए उसका तरीका होता है एक। तो अब एक तो हम क्या करते हैं कि पहले किसी और प्लेस के ऊपर उसको उनके जो मतलब बीज है उनसे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बनाते हैं, फिर उन प्लांट को हम फर्दर हमारा जो खेत है उसके अंदर उसको प्लांट करते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है, और एक होता है डायरेक्ट सीड, यानी कि हम सीधा हमारा जो खेत है उसी के अंदर बीज जो है वो लगा दें। तो ये हमारे हरियाणा के अंदर ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई। इसका मतलब है कि जो भी फार्मर डायरेक्ट सीड से जो मतलब ये जो धान की फसल को उगाएगा उसको सरकार बेनिफिट देगी। तो अब ये क्यों प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट इसको? क्योंकि ये जो डायरेक्ट सीडेड वाला जो राइस होता है इससे पानी की जो बचत होती है, तो इसलिए वाटर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की कि जो भी फार्मर डायरेक्ट सीडेड राइस के थ्रू फसल मतलब धान की फसल को उगाएगा उसको 4,000 रुपये पर एकड़ प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 1 एकड़ पर 4,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट देगी अगर कोई इस तरीके से चावल जो है उसकी फसल को उगाता है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है। ठीक है, तो एक तरह से रिसोर्स कंजर्विंग टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पानी का जो मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इसको कंजर्व करने की एक टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्ट सीडेड राइस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने सुना भी होगा आपके आसपास के एरिया में कि डायरेक्ट आप मतलब चावल का जो बीज होता है उससे डायरेक्ट जो चावल है उसका पौधा उगाते हो, तो उसमें आपको गवर्नमेंट जो है बेनिफिट देती है आपको 4,000 रुपये के एकड़ का। तो ये जो स्कीम है ये इसको 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इम्प्लीमेंट किया गया। पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, 12 डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ज़्यादा धान की फसल जो है राइस जो है वो उगाए जाते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं नाम आप एक बार रीड कर लेना। सबसे पहले है अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और रोहतक। ये 12 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ज़्यादा पैडी जो है वो ग्रो की जाती है, ज़्यादा धान लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये DSR एक टेक्निक है जिसके अंदर डायरेक्ट सीड जो है लगाए जाते हैं धान के, और इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है 4,000 पर एकड़ के बेसिस पे। वाटर को सेव करने से रिलेटेड एक टेक्निक है ये। तो ये मेजर स्कीम थी। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग यानी कि क्रॉप फसल, पैटर्न तरीका, तो जो फसल उगाने का तरीका। तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि फसल उगाने का क्या तरीका है। तो अब फसल उगाने का क्या तरीका होगा, यानी कि एक एरिया के अंदर अलग अलग मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी फसलें जो है वो उगाई जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर चावल और जो गेहूं है वो मेन फसलें हैं, उनका ज़्यादा एक तरह से प्रोडक्शन किया जाता है, उनको ज़्यादा उगाया जाता है। तो अब हरियाणा का क्रॉपिंग पैटर्न इस तरीके से है कि भाई यहाँ पर वीट और जो राइस है इनका ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि
किस तरीके से खेती की जाती है, किन फसलों की खेती की जाती है। तो एग्जैक्ट टर्म में हम देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ कल्टीवेबल एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो पूरा एरिया है कल्टीवेबल एरिया जहां पर फसल उगाई गई है, उसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन कौन सी फसलें उगाई गई हैं, वो हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो एक तरह से डायनेमिक कंसेप्ट है, या डायनेमिक यानी कि चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि स्टिल अब आज जो हम फसलें उगा रहे हैं जिस प्रोपोर्शन में 5 साल बाद भी हम वैसे ही उगाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये डायनेमिक है। फार्मर्स को जब जिस फसल के अंदर उनको लगता है कि फ़ायदा है वो वही फसल उगाते हैं। जैसे जिस भी पर्टिकुलर क्रॉप के प्राइसेस जो है उनको लगता है कि हाई चल रहे हैं तो वो उसी फसल को उगाएंगे, जिसमें उनको बेनिफिट लगेगा वही फसल उगाएंगे। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डायनेमिक कंसेप्ट है, चेंज होता रहता है। फार्मर्स की अपनी मर्जी होती है, वो वही क्रॉप जो है ग्रो करते हैं जिनमें उनको हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है और हाई रिटर्न मिलती है, मतलब ज़्यादा इनकम होती है उनकी, ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलते हैं। तो बात करें हरियाणा के क्रॉपिंग पैटर्न की, तो इसके में हमने बात कर ली कि हरियाणा का जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल उगाने का तरीका है, वो डोमिनेट है, यानी कि मेन जो क्रॉप है उसमें वीट और राइस क्रॉप है। ये दोनों मिलकर 69%, मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 60% पढ़ा था ना शायद, ये 69 पड़ा था। तो अप्रोक्स मतलब 69% 60% जो एरिया है वो वीट और राइस का है। वो हमने पर्टिकुलर शायद प्रोडक्शन का पढ़ा था या पता नहीं एरिया का पढ़ा था, ठीक है। तो मेन जो फसलें हैं वो वीट और राइस है हरियाणा की क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, एक अलग कंसेप्ट आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। अब क्रॉपिंग पैटर्न देखो, अब अगर हम एक ही फसल जो है, मतलब एक दो ही फसल जो है डोमिनेट करे जाएगी हमारे एरिया के अंदर, तो उससे क्या होगा कि ये चीज़ें तो जो है वीट और राइस जो है वो तो एक्सेस में हो जाएंगे हमारे पास, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एक चीज़ से ही हम काम चला लें। हमें चीज़ें तो सारी चाहिए होती हैं, हमें वीट भी चाहिए होती है, राइस भी चाहिए होता है, दालें भी चाहिए होती है, सब कुछ, मतलब चीज़ें तो हमें सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हम ये तो नहीं है कि हमें दालों की जगह पे हम वीट से ही काम चला लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब देखो अगर हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ एक दो ही फसलें डोमिनेट करेंगी तो इससे क्या होगा, हमारे पास कुछ चीज़ों की तो एक्सेस में मतलब एक्सेस हो जाएगी, कुछ चीज़ें तो उनकी सप्लाई तो, और कुछ चीज़ों की हमारे पास कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो वीट और जो राइस है इनके प्राइसेस ये तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनके प्राइसेस तो कम हो जाएंगे बहुत, ठीक है। और जिन चीज़ों को नहीं उगाया जा रहा है उनके प्राइसेस बहुत हाई कर जाएंगे। तो एक बैलेंस जो है वो नहीं बना, मतलब एक जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं कि भाई सबके प्राइस नॉर्मल वाली जो सिचुएशन है वो नहीं रही। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है अगर उसके अंदर एक दो ही फसलें डोमिनेट कर रही हैं, उनको ज़्यादा उगाया जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कंसेप्ट आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा पैटर्न है इसको हम चेंज करें, डाइवर्सिफाई करें, इसके अंदर और फसलें इंक्लूड करें, दो को ही डोमिनेट ना करने दें, यानी कि दो को ही मेन डोमिनेट ना करने दें, इसके अंदर और भी फसलें, फार्मर्स को प्रमोट करें कि वो और भी फसलें उगाएं इनके साथ साथ, ठीक है। तो ये होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एक शिफ्ट है फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ 1 और 2 क्रॉप टू ए नंबर ऑफ क्रॉप, यानी कि एक या दो क्रॉप से डाइवर्सिफाई करना कुछ और ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्रॉप, यानी कि 5-6 क्रॉप जो है उनको और इंक्लूड करना जो एरिया है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर वीट और जो राइस है ये मेन डोमिनेटेड है, लेकिन कमी किस चीज़ की है, हमारे यहाँ पर जो सीरियल्स हैं, जो पल्सीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, ऑयल सीड है, फाइबर्स हैं, इन चीज़ों की कमी है। तो हरियाणा में अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या एक तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, किन फसलों को प्रमोट करने का, इन फसलों को, ये जो दालें, सब्जियां, फ्रूट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, इन फसलों को प्रमोट करें। आपने देखा भी होगा कि इनके जो हमारे आसपास दालों के प्राइसेस कितने हाई कर जाते हैं, क्योंकि इनकी कमी है। यहाँ पर हमारे जो फार्मर है वो इनका प्रोडक्शन ही नहीं करते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या फ़ायदा है, अब देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक ही खेत मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में सेम फसल को बार बार रिपीट करेंगे तो उससे क्या है कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाती है, ठीक है।
लेकिन अगर हम फसलों को चेंज कर करके करें कि 1-2 साल एक पर्टिकुलर फसल उसको उगा लिया, दूसरे साल फिर किसी और फसल को उगा लिया, तो उससे जो जो सोयल है, जो मिट्टी है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है और जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होती है, यानी कि लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, तो इसलिए फार्मर्स जो है उनको क्रॉप्स जो है वो अल्टरनेटिव जो क्रॉप है उनको चूज करना चाहिए, उनको सेलेक्ट करना चाहिए, और ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी और जो इनकम दोनों चीजें हैं वो बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब देखो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टर्म आई है, तो कुछ स्कीम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो लोग हैं वो 2-3 फसलों को छोड़ के और बाकी की जो फसलें हैं जिनकी कमी है उनको उन पे स्विच करें, इसके लिए स्कीम है। तो ये हमारे टॉपिक में मेंशन है, मतलब हमारी यूनिट में ये टॉपिक मेंशन है, तो इससे रिलेटेड स्कीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले है मेरा पानी मेरी विरासत, ये MPMV जो स्कीम है वो मेरा पानी मेरी विरासत। अब देखो ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? अब ये जो स्कीम है वो रिलेटेड है जो धान वाली जो क्रॉप है, पैडी जो क्रॉप है उससे रिलेटेड। अब देखो हमने बात की जो पैडी वाली जो क्रॉप है और व्हीट है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है, मतलब डोमिनेटेड वाली जो फसलें हैं वो है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये जो पैडी वाली जो क्रॉप है इसको मतलब फार्मर्स को ये प्रमोट किया जाए कि धान को रिप्लेस करे और फसलों के साथ। तो इसके लिए ये स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया। अब देखो जो धान वाली फसल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है, यानी कि आपने देखा भी होगा आपके आसपास एरिया में कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है पूरे मतलब जितने भी टाइम ये 6 महीने मतलब 4-5 महीने जो भी ये फसल उगती है, तो पूरा टाइम इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब पानी की एक तरह से सेविंग करने के लिए गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को लॉन्च किया, मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि अब इस स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट एक तरह से फार्मर्स को प्रमोट करती है, इनकरेज करती है कि वो ये पैडी वाली क्रॉप है इसकी जगह पे और कुछ फसलें, ये जो क्रॉप है यहाँ पर मेंशन है, ये जो क्रॉप है इनका प्रोडक्शन करें। अब ये जो क्रॉप है यहाँ पर ये जो मेंशन है ये वो फसलें हैं जिनमें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और पैडी वाले में सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू क्या कर रही है, इस पैडी वाली क्रॉप को रिप्लेस करवा रही है इन फसलों के साथ। ठीक है, तो अब ये मतलब गवर्नमेंट ने कब लॉन्च की थी, जो खरीफ 2022 वाला जो सीजन है उस टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की। एक यूनिक इनिशिएटिव है मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, किस लिए है, डाइवर्सिफाई करने के लिए पैडी क्रॉप को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी कंज्यूमिंग करने वाली जो वाटर कंज्यूमिंग एक फसल है। तो इसके अल्टरनेटिव कुछ जिनमें कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेज़, मक्का, कॉटन, कपास, बाजरा, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन फसलों के साथ अब गवर्नमेंट को कैसे प्रमोट करेगी, गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट, कुछ पैसे देने पड़ेंगे फार्मर्स को, ताकि वो एक तरह से मोटिवेटेड मतलब इन फसलों का प्रोडक्शन की तरफ एनकरेज हो, इनकी तरफ बढ़ावा दे। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 7,000 पर एकड़ जो है पैसे प्रोवाइड करती है फार्मर को, जो फार्मर पैडी की जगह पे, धान की जगह पे इन फसलों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत। आपको क्या याद रखना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, डाइवर्सिफाई करना पैडी क्रॉप को कम पानी की रिक्वायरमेंट वाली फसलों के साथ। कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, 7,000 रुपये पर एकड़ देती है। ड्यूरिंग खरीफ 2022 का जो सीजन है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स ग्रुप। ये स्कीम जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो पल्सेज है, दालें हैं, और जो ऑयल सीड है, सरसों, उन फसलों को प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब देखो इस स्कीम के अंदर क्या है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है पल्सेज को, पल्सेज में जैसे कि मूंग है, अरहर है, उड़द है, इनकी दालों को, और जो ऑयल सीड है जिसके अंदर मतलब ये जो जिन बीजों से तेल निकलता है, ऑयल सीड्स, कास्टर, ग्राउंड नट, तिल, ये वो होते हैं ऑयल सीड्स, मतलब आपको पता ही होगा, तिल आप यूज़ भी करते होगे, कास्टर, ग्राउंड नट्स जिनका तेल बनता है वो एक बीज से होते हैं। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ बाजरा, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो बाजरा वाली जो फसल होती है इसके प्लेस पे इन फसलों को प्रमोट कर रही है, पल्सेज और ऑयल सीड्स को।
तो इस स्कीम का ये मेन पर्पज है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है हरियाणा का, उसने ये स्कीम लॉन्च की, ठीक है, नई स्कीम लॉन्च की। अब ये कब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जो खरीफ 2021 सीजन है उस टाइम पर फार्मर्स जो है वो रजिस्टर करते हैं, मतलब खरीफ सीजन में, ये 2021 में तो ये लॉन्च हुई तो उस टाइम का ये इसलिए मेंशन है, ठीक है। खरीफ सीजन में फार्मर्स जो है वो रजिस्टर करते हैं इस फसल मतलब इसके पोर्टल पर। ये जो फसल है जहाँ पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है पल्सीज के लिए, वहाँ पर रजिस्टर करते हैं और फिर वहाँ पर उनको क्या मिलता है, या इस स्कीम में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 4,000 रुपये पर एकड़, ठीक है। जो भी यहाँ पर मतलब बाजरा की जगह पे इन फसलों का प्रोडक्शन करते हैं, इन फसलों को उगाते हैं, उनको 4,000 इस स्कीम के अंडर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है उन फार्मर्स को, ठीक है। लेकिन वो वेरिफिकेशन के बाद, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है खरीफ सीजन में। तो यहाँ पर ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा वाला जो पोर्टल है जहाँ पर फसलों को एमएसपी पे बेचने के लिए ही हमने पढ़ी थी ना स्कीम, तो वहीं उसी पोर्टल पर ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि इनका जो भी वो पल्सीज वगैरह जो भी उगा रहे हैं उसका। फिर वेरिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट जो है 4,000 रुपये पर एकड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है उस पर्टिकुलर फार्मर को जो इन फसलों का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये स्कीम है प्रमोशन से रिलेटेड पल्सीज और ऑयल सीड्स की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप इंश्योरेंस। अब ये क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, देखो जो इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फ्यूचर में होने वाले रिस्क से बचाने के लिए हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं। उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो एक प्रीमियम देता है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसे देता है इंश्योरेंस कंपनी को। तो इन पैसों के बदले में ये कंपनी जो है वो इंश्योर करती है इसकी प्रॉपर्टी को कि हम आपके जो भी अगर इन फ्यूचर कोई रिस्क हुआ, कोई कुछ खराब हुआ आपकी प्रॉपर्टी में, तो हम आपको पूरा क्लेम जो पूरी वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की देंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि जो फसल है उसका इंश्योरेंस करवाना, जो खेत के अंदर फसल है उसका इंश्योरेंस करवाता है फार्मर इंश्योरेंस कंपनी के पास। फार्मर जो है कंपनी को प्रीमियम देता है कुछ इंस्टॉलमेंट में, इसके बदले जो कंपनी है वो क्या श्योरिटी देती है फार्मर को कि वो ये अगर फसल खराब हुई किसी भी रीजन से, मतलब वो रीजन पहले से मेंशन होते हैं कि कोई बाढ़ वगैरह आ गई, सूखा पड़ गया, तो उन रीजन में जो कंपनी है वो पूरी फसल की जो वैल्यू है, मतलब जो भी वैल्यू एग्रीमेंट में मेंशन की हुई है वो प्रोवाइड करेगी फार्मर को। तो ये होता है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस को हम एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ये एक जनरल इंश्योरेंस का टाइप है। अब देखो इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं ना, हमने पढ़े थे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि किसी पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस किया जाए, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस जिसके अंदर बाकी सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं लाइफ को छोड़ के, जैसे कि फायर इंश्योरेंस है, और क्या होते हैं फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब जो भी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो बाकी इंश्योरेंस। तो क्रॉप इंश्योरेंस भी एक जनरल इंश्योरेंस का ही टाइप है। अब जनरल इंश्योरेंस इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है, इंश्योरर है, वो क्रॉप को जो भी फसल है उसको अगर कोई भी डैमेज होते हैं उस केस में कंपनसेशन प्रोवाइड करता है फार्मर को। फार्मर जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसके लिए उसको इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है इंश्योरर को, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, और उसके बदले में उसे प्रोटेक्शन मिलता है किसी भी सिचुएशन में। अगर उसकी क्रॉप खराब हो जाती है, क्रॉप फेलवर की सिचुएशन में उसको कंपनसेशन फंड मिलता है इंश्योरर की तरफ से, ठीक है। अब कि कोई भी रीजन हो सकती है, जैसे हेल्थ स्टॉर्म हो सकता है, ड्रोट सूखा पड़ सकता है, फ्लड आ सकती है, या कोई बीमारी आ सकती है फसलों के अंदर, तो इनमें से किसी भी रीजन से अगर उसकी फसलें खराब हो जाती हैं तो कंपनी देती है उसको क्लेम। अब देखो गवर्नमेंट की एक स्कीम है क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक बीमा जो है वो होता है फसल का। तो अब ये जो PMFBY जो स्कीम है ये कब जो है हरियाणा के अंदर इम्प्लीमेंट की गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी स्कीम थी ये, इसको हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया गया खरीफ जो सीजन था उसमें 2016 के अंदर। अब इस स्कीम के अंदर किन किन फसलों का इंश्योरेंस एक तरह से बीमा प्रोवाइड किया जाता है, तो जो पैडी, बाजरा, मेज, कॉटन, मूंग, ये तो है खरीफ सीजन की फसलें। दो सीजन होते हैं ना, एक खरीफ वाला सीजन और एक रबी सीजन, आपने पढ़े होंगे 6th 7th में आते हैं शायद ये। तो अब देखो जो खरीफ सीजन वाली फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं जिनका जो इस स्कीम के अंडर है, जिनका बीमा किया जा सकता है, पैडी, धान, बाजरा, मेज, मक्का, कॉटन और मूंग, कॉटन कपास, ठीक है। और जो रबी सीजन वाली फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, वीट, मस्टर्ड सरसों, ग्राम, बार्ली, सनफ्लोर, ठीक है। ये जो फसलें हैं ये
रब्बी सीजन की है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखनी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री बीमा, इनमें कौन कौन सी फसलें हैं, ठीक है, कि खरीफ सीजन की कौन सी फसलें हैं, रबी सीजन की कौन सी फसलें हैं, क्योंकि अब इनमें से कोई ऐसी नाम दे दे एग्जाम में जो इसमें है ही नहीं, तो वो स्कीम के अंडर नहीं है, उसके बीमा नहीं हो सकता इस स्कीम के अंडर, तो ये याद रखना। अब देखो हमने बात की थी कि फार्मर जो है वो एक प्रीमियम पे करता है, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको क्लेम देती है, मतलब इंश्योरेंस देती है कि आपकी फसल अगर खराब होती है तो हम पैसे देंगे। तो अब इस स्कीम के अंडर फार्मर को क्या प्रीमियम पे करना होता है, तो जो रबी वाला जो सीजन है उसकी फसलों के लिए 1.5% जो है वो प्रीमियम पे करना होता है फार्मर को, और जो खरीफ वाली जो क्रॉप्स हैं, खरीफ वाली क्रॉप, ये वाली जो क्रॉप है, इनके लिए 2% जो प्रीमियम है वो पे करना होता है। और जो कॉटन क्रॉप है, यानी कि अब देखो ये बाकी तो सारी खरीफ वाले में ये 2% लगेगा, लेकिन कॉटन जो है उसको अलग किया गया है, उसमें 5% जो है वो प्रीमियम देना होता है फार्मर को। अब बात करें कौन कौन से रिस्क कवर हैं, यानी कि अगर फसल जो है इन रिस्क की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, इन कंडीशन की वजह से अगर फसल खराब हो जाती है तो उस केस में ही क्लेम मिलेगा इस स्कीम के अंडर। अब वो कौन कौन से हैं, इन्यूडेशन होता है कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ जाना, ठीक है, इन्यूडेशन, फ्लड हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन फ्लड जो है वो मतलब ये जो सारी फसलें हैं इन सब में फ्लड की वजह से अगर ये खराब होती हैं तो इनमें मिलेगा, लेकिन मतलब फ्लड नहीं हम इसको बोल सकते। इन्यूडेशन तेज बारिश की वजह से, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उसकी वजह से अगर ये फसलें खराब होती हैं तो क्लेम मिल जाएगा। लेकिन जो पैडी वाली जो फसल है उसमें तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस केस में नहीं मिलेगा अगर ज़्यादा बारिश से ये खराब होती है तो, ठीक है। बाकी सारी फसलों में मिलेगा। अब ये जो बाकी हैं इनमें सब में मिलेगा, इसमें पैडी भी इंक्लूड है, मतलब इन चीज़ों की वजह से अगर फसल खराब होती है तो पैडी वाली जो फसल है और जो बाकी हैं उन सबको क्लेम मिलेगा इस स्कीम के अंडर। बाकी कौन कौन सी है, हेल स्टॉर्म है, यानी कि जो वो बर्फ़ के टुकड़े से पड़ते हैं, ओले जिसको हम बोलते हैं, वो आ जाए, मतलब एक तूफान सा, जिसको फ्लड आपको पता ही है, ड्रोट, सूखा पड़ जाए, या क्लाउड ब्रस्ट हो जाए, जिसको हम एक वो बोलते हैं, मतलब इसमें भी तेज बारिश ही होती है, ठीक है, क्लाउड ब्रस्ट, बादल का फटना जिसको बोलते हैं, वो हो जाए। तो इन केसेस में, इन सिचुएशन में अगर ये हो कंडीशन आ जाती है तो इसकी वजह से अगर फसल खराब होती है तो इस स्कीम के अंडर बेनिफिट मिलता है। अब ये चीज़ याद रखना है आपको, प्रीमियम वाला पॉइंट, फसल कौन कौन सी कवर हैं और किन किन रीजन की वजह से अगर फसल खराब होती है तो क्लेम मिलता है। कब इम्प्लीमेंट किया गया, खरीफ 2016 में इम्प्लीमेंट किया गया हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब ये एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, देखो हमने इसकी पहले भी बात की थी। एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम रूरल क्रेडिट भी बोलते हैं, यानी कि जो फार्मर्स को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो पैसा जो है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। एक तरह से जिस क्रेडिट का, जिस फंड्स का फार्मर्स यूज करते हैं अपना एग्रीकल्चर के पर्पज से, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो यानी कि क्रेडिट व्हीकल जिसका यूज किया जाता है फाइनेंस करने के लिए एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शंस को, तो वो सारे लोन्स, वो सारे फंड्स जो फार्मर्स जो है वो रेज करते हैं अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। तो एक तरह से जो फंड्स की नीड होती है फार्मर्स को, वो होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट एक तरह से हम एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर इंक्लूड होती है सारी चीज़ें। अब देखो क्यों एक फार्मर को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो भी काम कर रहा है, जो फसल उगा रहा है, तो उसके लिए उसको काफ़ी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उन सारी चीज़ों के लिए उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसीलिए क्रेडिट, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, इसका कंसेप्ट आया है। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, कि किस किस तरह के एग्रीकल्चर क्रेडिट हो सकते हैं। अब देखो जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं कि बिजनेस में कैपिटल जो है, पैसे जो है, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल होती है एक, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती है कैपिटल, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है, फार्मर्स को जिस पैसे की नीड होती है उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। अलग अलग टाइप है बेसिस ऑन अ टाइम, कि कितने टाइम के लिए पैसे चाहिए उसके बेसिस पे टाइप है। एक है शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म लोन या मीडियम टर्म क्रेडिट, और लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म क्रेडिट। यानी कि अगर एक फार्मर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है 1 साल के टाइम पीरियड के लिए, यानी कि उसको 1 साल के टाइम पीरियड के लिए अप टू 1 ईयर के लिए अगर पैसे चाहिए, तो उसके लिए उसको जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मीडियम टर्म लोन या मीडियम टर्म क्रेडिट। अब ये मीडियम टर्म लोन में क्या होता है, मीडियम टर्म में जो टाइम पीरियड है वो 2 से 5 साल के बीच का आ जाता है, और ज़्यादा करें तो हम
अप टू 10 ईयर। तो अगर इतने टाइम पीरियड के लिए अगर किसी फार्मर को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म लोन या मीडियम टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट है, अगर उसको ज़्यादा टाइम यानी कि 10-20 साल के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये टाइम के बेसिस पे है, ये चीज़ें आपने वैसे भी पढ़ी होंगी जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने, तो ठीक है कि जो शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ये टाइम पीरियड याद रखना आप, 1 साल तक के लिए है तो शॉर्ट टर्म, 2 से 5 साल के लिए है या अप टू 10 ईयर के लिए है तो वो मीडियम टर्म, और 10-20 साल 10-15-20 साल के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म। अब देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कई बार तो क्या होता है, फार्मर को छोटे मोटा काम होता है उसके लिए पैसे चाहिए तो वो थोड़े टाइम के लिए चाहिए होंगे, वो शॉर्ट टर्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए हो तो वो मीडियम टर्म। और कई बार क्या होता है कि कुछ बड़ा ही सिस्टम करना है, मतलब कोई जैसे कि लैंड वगैरह जो है, लैंड लेवलिंग वगैरह करनी है या फेंसिंग करनी है। फेंसिंग जो वो एक सिक्योरिटी के लिए वो बाहर को जो लगाते हैं ना, बारसी टाइप, वो चीज़ें करनी है। या जो ज़मीन है उसको कुछ उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कमियां होती है उसके अंदर, ज़मीन के अंदर, तो उसको ठीक करवाने के लिए, मतलब वो मिट्टी वगैरह जो सही नहीं है तो उसमें वो चीज़ उठवाने वगैरह के लिए, उसके लिए कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। या कोई बड़ी मशीन वगैरह खरीदनी है किसी फार्मर को, हैवी मशीनरी वगैरह खरीदनी है तो उसके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट में और काफ़ी टाइम पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म लोन से पूरी होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है जो फार्मर्स के द्वारा या एक रूरल क्रेडिट में यूज किए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन, यानी कि किस रीजन के लिए। अब देखो यहाँ पर वहाँ पीछे हमने पढ़े कि टाइप्स कि कितने टाइम पीरियड के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस रीजन के लिए क्यों पैसे लेते हैं फार्मर्स। ठीक है, तो वो रीजन्स क्या हैं। तो सबसे पहले है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब देखो जो फसल को उगाने से लेके उसके फाइनल उसके मतलब उसके वो पूरे उगने का टाइम पीरियड, फिर उसके मार्केट में सेल होने से, फिर उस फार्मर को पैसे मिलने से जो तक का जो टाइम है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, मतलब 6-7 महीने जो है वो टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड में इतना लंबा टाइम पीरियड होता है तो सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब उसके अंदर जो जो खर्चे आते हैं उन सारे खर्चों को खुद से अपनी पॉकेट से एक तरह से पूरा करना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए फार्मर्स को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी किसी भी पर्सन की नहीं होती। नॉर्मली फार्मर्स की अगर हम बात करें, बिजनेस की भी नहीं होती, बिजनेस हाउसेज भी इतने सारे लोन वगैरह हैं वो लेते हैं, तो फार्मर्स की कैसे होगी, जबकि फार्मर्स की इनकम तो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इसीलिए फार्मर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो फसल को उगाने से लेके फसल के बिकने तक का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए सबसे मेन रीज़न ये होता है पैसे की। नेक्स्ट है टू बाय इनपुट्स। अब देखो फार्मर्स को जो फसलें हैं उसको उगाने के लिए कुछ सामान की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे कि बीज, सबसे पहले तो बीज की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स कुछ खाद वगैरह डालनी पड़ेंगी, और कुछ और टूल्स वगैरह जैसे स्प्रे वगैरह करने के लिए, मतलब जो भी इसमें अंदर जो खाद वगैरह डालने के लिए, और जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट टूल वगैरह हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उनको खरीदने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। अब देखो एक फार्मर जो उसका मेन काम जो है वो खेती करना है, तो अब उस खेती के पैसे तो 6-7 महीने बाद आएंगे, तो तब तक के लिए वो फार्मर के पर्सनल उसके अपनी खुद की लाइफ में भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमारी डेली की जो लाइफ है उसको जीने के लिए भी तो वो होती है पर्सनल एक्सपेंसेस। तो उन पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि कोई मैरिज वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, कोई डेथ वगैरह हो जाती है, या कोई हेल्थ इशू है, तो उसके लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उन चीज़ों के लिए भी एक फार्मर्स को एग्रीकल्चर क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ मेन रीजन्स हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चर क्रेडिट की नीड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये नीड, ये जो ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी की जा सकती है। एक फार्मर कहाँ से जो लोन वगैरह जो पैसे हैं वो कलेक्ट कर सकता है, क्या सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के। तो जो सोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब ये इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक रजिस्टर्ड, एक हम बोल सकते हैं एक संस्था तो नहीं बोलते, मतलब एक कंपनी टाइप या एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उसके थ्रू अगर पैसे लेता है कोई फार्मर तो वो होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। जैसे कि बैंक से हम पैसे लेते हैं, बैंक वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स।
नेक्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि हम हमारे आसपास के एरिया में जो लोकल पर्सन है, जो जमींदार वगैरह है, जो साहूकार वगैरह है, उनसे अगर पैसे लेते हैं हमारे आसपास के जान पहचान के एरिया में, तो वो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ठीक है, तो ये मेन दो सोर्स होते हैं। थोड़ा और डिटेल लेते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है उनको गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का। ठीक है, फॉर्मल तरीके से पूरा डॉक्यूमेंटिंग वगैरह करके सारी चीज़ें लिखी हुई होती है कि कितना लोन ले रहे हैं, कि किस कंडीशन पे ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट जो है वो हमें देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर जो रेट है, अब देखो ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर फंड्स, तो गवर्नमेंट तो किसानों को कम रेट पे प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रेट है, जो हम लोन लेते हैं उस पर रेट कम होती है, चीप होती है, सस्ते होते हैं ये। बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल की, तो ये ट्रेडिशनल है, यानी कि जो हम पुराने तरीके से जो हम उधार लेते हैं वो तरीका है ये। इनफॉर्मल सोर्स है। इनफॉर्मल यानी कि यहाँ पर कोई वो नहीं होता, कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ लिखा नहीं जाता। यहाँ पर ये जो देने वाला है इसकी मर्जी चलती है सारी। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो ब्याज है वो भी ज़्यादा चार्ज करते हैं ये वाले जो सोर्स हैं वो। अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से आते हैं? मनी लेंडर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट और रिलेटिव और फ्रेंड। अब देखो सबसे पहले मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? ये जो गांव होते हैं उनके अंदर फेमस मतलब जिनके पास अच्छे जो अमीर जो रिच पीपल्स होते हैं, इनका काम होता है बस सिर्फ पैसे देना। ठीक है, फार्मर्स वगैरह को मनी लेंडर्स होते हैं ये। इनका मेन काम ही है मनी लैंड करना। तो ये मतलब एक गांव है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक दो पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, जो अमीर होंगे, वो मनी लैंड करते हैं फार्मर्स को। तो ये इनफॉर्मल सोर्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट है रिच लैंडलॉर्ड्स, यानी कि वो किसान जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है उनके, तो वो क्या करते हैं, वो जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको पैसे देते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको हाई रेट पे, आपने कई वो भी देखी होगी, मतलब मूवीज़ वगैरह भी उनमें देखा होगा कि जो कुछ बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो दे देते हैं। तो और फिर उनसे क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमारी जो फसल, आपकी जो फसल है वो हमें बेच दो। ठीक है, और उनसे बिल्कुल कम प्राइस पे फसलें जो है वो खरीदते हैं। तो वो होते हैं रिच लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट है ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट। ये एक तरह से एजेंट का काम करते हैं फसलों को दिलवाने में, यानी कि जो हम एक हमारी जो फसलें हैं जिसमें हमने बात की कि फसलों को गिरवी रख के कि हम हमारी फसल, ये एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि हम हमारी जो फसल है उसको गिरवी रख रहे हैं आपके सामने, हमें आप लोन दे दो। तो हम लोन ले लेते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। तो अब वो गिरवी रख लेते हैं, तो अब अगर वो लोन नहीं चुका पाते तो उसकी जो पूरी पकी पकाई फसल है उसको ये ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेडर और कमीशन एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव और फ्रेंड, यानी कि हम हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से अगर पैसे ले तो वो भी वही होगा, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो अपनी मदद के हिसाब से हम ले लेते हैं, मतलब एक दूसरे को मदद करने के लिए। तो वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अब कुछ और देखो, ये जो मनी लेंडर और नॉन इंस्टीट्यूशनल है, इसमें ये मनी लेंडर्स है, इसमें एक ये होते हैं महाजन्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल यानी कि जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, जो ट्रेडर्स और जो बड़ी बड़ी मतलब किसानों में जो रिच फैमिलीज हैं किसानों की, वो होते हैं नॉन प्रोफेशनल। यानी कि अब ये खुद खेती वगैरह करते हैं, तो ये इसलिए छोटे मोटे फार्मर्स जो हैं उनको पैसे दे देते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो ये प्रोफेशनल महाजन्स हैं, इनका काम ही, इनका मेन पर्पज ही ये होता है पैसे देना फार्मर्स को। ठीक है, तो इनको हम साहूकार भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। इनका मेन काम ही पैसे देना होता है, मनी लेंडिंग का होता है, तो इसलिए इनको प्रोफेशनल महाजन बोलते हैं। नॉन प्रोफेशनल वैसे इनके पास पैसे होते हैं तो इसलिए वैसे दे देते हैं ये। ठीक है, मतलब वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, चार्ज तो करते हैं, लेकिन इनका मेन जो प्रोफेशन है वो नहीं होता ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किए जाते हैं, जो कम रेट पे एक सही तरीका जो है ऑफिशियल तरीके से फंड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो कमर्शियल बैंक है, जो शेड्यूल्ड बैंक है, उनसे हम फार्मर जो है वो लोन लेता है। तो वो यानी कि जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन, तो ये सब तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। छोटे टाइम के लिए भी ठीक, जो मीडियम 2, 4, 5 सालों के लिए भी, और लंबे टाइम पीरियड के लिए भी कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो गाँव के अंदर जो बैंक्स जो है वो स्टेबलाइज किए जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक। इनका काम ही होता है कि जो
रूरल पीपल हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये भी जो इनका मेन ही एम है, छोटे मोटे जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रेडिट की नीड है, उनकी जो पैसे की ज़रूरत है उसको पूरा करना। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। इनका भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी मेन जो एम है वो यही होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको टाइम पे और मतलब टाइम पे उनको फंड्स जो पैसे जो है क्रेडिट जो है वो उनको अवेलेबल हो। ये भी बहुत कम इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। एक तरह से मतलब इनका तो मेन पर्पज ही ये होता है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना फार्मर्स को। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि फार्मर जो है वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो 10 फार्मर जो है उन्होंने मिलकर ग्रुप बना लिया और एक ग्रुप, उस ग्रुप में इन्होंने क्या किया, सबने अपने थोड़े थोड़े पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा दिए। अब इनमें से किसी एक फार्मर को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, ये इन पैसों में से ले लेगा पैसे, ठीक है। और जब इसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो ये वापस यहाँ पर डाल देगा। ऐसे ही किसी दूसरे फार्मर को नीड पड़ी पैसे की तो वो यहाँ से ले लेगा। तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनकी फार्मर आपस में मिलके ही एक ग्रुप बना लें और उसमें जो है एक दूसरे को अगर ज़रूरत पड़े तो उस टोटल किए हुए पैसे में से दे दे, ठीक है। तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये मेन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकता है। 4-5 ऑप्शन दे दिए और इनमें से पूछ लिया कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है या इनमें से कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है। तो आपको याद रखना है ये जो कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये। अब ये चीज़ भी याद रखनी है कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो महाजन, जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार हैं, वो ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ये कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन पर फार्मर्स को जो देते हैं उसमें। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्स में 2 और सोर्स रह गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का तो सिंपल सा है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है मतलब किस तरह से पैसे देती है, जब अगर कोई फसलें वगैरह खराब हो जाती है, मतलब इमरजेंसी के केस में, जैसे कोई फ्लड वगैरह आ गई, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को एक बेनिफिट के लिए पैसे जो है वो दे देती है। तो एक तरह से गवर्नमेंट सोर्स होगी पैसे मिलने का एग्रीकल्चर क्रेडिट का। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब ये लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, ये जो है वो अगर लंबे टाइम के लिए जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उस रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। तो अब ये लैंड डेवलपमेंट बैंक कैसे पैसे देते हैं, ये देते हैं इनके पास जो ज़मीन है उसको गिरवी रखना होता है, ठीक है। और लैंड जो है उसको गिरवी रख के काफ़ी जो 15 to 20 ईयर्स तक का जो लंबा पीरियड है उसके लिए फार्मर्स इससे पैसे ले सकते हैं और जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक एक तरह से इनका मेन पर्पज है फार्मर्स को उनके जो लैंड्स है उसमें अगर उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, लैंड डेवलपमेंट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर किस तरह के लोन लिए जाते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक से, अगर किसी फार्मर को अपनी लैंड डेवलपमेंट का वर्क करना है, उसको अपनी जो मतलब कुछ ऐसा काम करना है कि उसको अपनी उसकी जो ज़मीन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करनी है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखो किसी के फार्मर के पास कुछ सिंचाई वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी खेत में, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो हम हैंडपम्प वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वेल जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर लगाना है तो उसके कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब लेकिन ये लैंड से डेवलपमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, तो वो क्या कर सकता है कि ये जो ज़मीन है इसको गिरवी रख के लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास इससे 10-15 साल का जो मतलब 10-15 साल के लिए लोन जो है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक से ले सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर इसका ये जो वेल वगैरह है, जो हैंडपम्प वगैरह वो सही से लग गया तो इसकी फसलें अच्छी ग्रो करेगी और 10-15 साल में इसके पास इतने पैसे हो भी जाएंगे कि ये इसका पैसा वापस लौटा दे और इंटरेस्ट भी काफ़ी कम चार्ज किया जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। तो ये यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है, आज जो हमने चीज़ें की हैं उसी से रिलेटेड। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। क्या क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रूरल क्रेडिट नीडेड, कि किस रीजन के लिए रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट सेम बात है कि ये जो रूरल क्रेडिट है इसकी ज़रूरत किस रीजन के लिए होती है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, या सारे रीजन इनमें से, मतलब ये सारे ऑप्शन है इनके लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम पार्ट 3 के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।